नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। स्टार्टअप पर बढ़ती विशेषज्ञता और बढ़ते सरकारी समर्थन के साथ भारत में स्टार्टअप की सफलता दर बढ़ने की अधिक संभावना है। स्टार्टअप बूम के साथ हर कोई अवसर का उपयोग करना चाह रहा है, लेकिन केवल कुछ ही सफल हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या स्टार्टअप जो ओपन हो रहे हैं उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं? और वो खामियां हैं तो वो क्या क्या हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए कि वाई आर मेनी स्टार्टअप्स फेलिंग इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में आज इतने स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज, जिसमें पहला पॉइंट है कि बाजार की गतिशीलता, यानी मार्केट का जो स्पीड है उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे और भी देखते हैं। स्टार्टअप्स को बाजार की गतिशीलता को समझने, ध्यान रखिएगा इसको, बाजार की गतिशीलता को समझने और ग्राहकों की ज़रूरतों, यानी कि नीड, जो कस्टमर का नीड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और प्राथमिकताओं का सटीक आकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्टार्टअप को बाजार की गतिशीलता को समझने में स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो मार्केट को समझे। जैसे कि भारत के जो मार्केट है और जो वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब चूंकि हम भारत के स्टार्टअप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भारत के स्टार्टअप के बारे में ही आपको आज बताएंगे कि मार्केट को समझने का तरीका क्या है। अब जैसे कि कोई स्टार्टअप लॉन्च करता है, कई बार क्या होता है कि वो इस चीज़ों पर उनके कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहते हैं या फिर वो किसी आइडिया को लेकर स्टार्टअप को ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो आइडिया को सोचते हैं और वो स्टार्टअप को लॉन्च करने की सोच लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह को जानना नहीं चाहते हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को वो लाने चाहते हैं, या फिर मार्केट में उसका नीड कितना है। आपको सबसे पहले किसी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होगा कि ये प्रोडक्ट की एक्चुअल में मार्केट में आवश्यकता है या नहीं, मार्केट में इसकी खपत है या नहीं। अगर मार्केट में इसकी ज़्यादा खपत नहीं है तो अगर आप उस आइडिया के साथ अगर स्टार्टअप को ओपन कर रहे हैं तो वैसे भी आपका बिजनेस बूम नहीं कर पाएगा, आपका स्टार्टअप चल नहीं पाएगा, वो कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं उसका मार्केट में फ्लो कितना है वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्राहकों को उसकी ज़रूरत एक्चुअल में है भी या नहीं, या फिर मार्केट में उसकी उस प्रोडक्ट को लेकर हिस्सेदारी कितनी है, कितना बड़ा ये मार्केट वेंचर बन सकता है, या कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है इन चीज़ों को, इस प्रोडक्ट को लेकर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाजार में उस प्रोडक्ट की गतिशीलता कितना है, या मार्केट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेकर किसी स्टार्टअप को लॉन्च कर रहा हूं तो क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कस्टमर्स के बीच में उसकी खपत होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट का फ्लो उस प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा नहीं है, या मार्केट में उस प्रोडक्ट या उन आइडियाज़ का जो आप लेकर लॉन्च कर रहे हैं उसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो बिजनेस है या स्टार्टअप है वो धीरे धीरे बैठने लगेगा, वो धीरे धीरे ऊपर नहीं जा पाएगा। ये इसी में साथ में है कि ग्राहकों की जरूरत, यानी कि कस्टमर का नीड। अब अगेन वही वाली बात हो गई कि कस्टमर का नीड आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए उस पर रिसर्च करना हर स्टार्टअप बिजनेस जो ओपन कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में कस्टमर का नीड क्या है। क्योंकि अगर मार्केट में आप कस्टमर के नीड को फुलफिल कर दे रहे हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट तेजी से बूम करेगा या आपका जो बिजनेस है ना वो तेजी से ऊपर जाएगा, ग्राफ तेजी से ऊपर जाना है, निश्चित बात है।
अब इसमें इसके बाद आता है कि बाजार की मांग के साथ गलत संरेखन से उत्पाद बाजार में फिट की कमी हो सकती है, जिससे कर्षण हासिल करना और स्थायी राजस्व उत्पन्न करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब इसमें है कि आप कई बार क्या होता है कि आप किसी स्टार्टअप में ओपन कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आप 3 4 5 अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। अब 5 प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो मार्केट का नीड है आपने उसको समझा नहीं है। हो सकता है कि आपका कुछ प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट है, जैसे कुछ प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप साथ में इन प्रोडक्ट को भी लेकर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की जरूरत मार्केट में कम है। सपोज दैट कि इस प्रोडक्ट का जो मार्केट में फ्लो है वो कम है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अपना जो कैपिटल है वो चारों प्रोडक्ट पर खर्च करें। कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में बहुत सारे आइडियाज को और बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद भी आप डाउनफॉल में आने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक समय के बाद आपको पैसों की कमी भी होने लगती है। तो और आप क्या है कि जो रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च उस प्रोडक्ट को लेकर होना चाहिए, वो उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप 4 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। तो 4 अलग अलग कैटेगरी में भी प्ले करना कई बार आपके लिए मुश्किल साबित होता है। तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर मैं उनके लिए बारे में बात कर रहा हूँ जो स्टार्टअप ओपन किए हुए हैं, या स्टार्टअप जो नए स्टार्टअप में आज फेल्योर उनको महसूस हो रहा है कि मुझे इतना मुनाफा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप मार्केट के फ्लो को समझें। दूसरा है कि मार्केट में जो कस्टमर की नीड है उनको समझें, और आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट के में लाएं, या मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस प्रोडक्ट को रखें जो जिसकी खपत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है कि जैसे 4 अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया अभी कि 4 अलग अलग प्रोडक्ट आप ला तो रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका एक समय पर पैसों की कमी हो जा रही है, या फिर आप मार्केट में जितनी नीड है उस प्रोडक्ट को उतना आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या आप उतना मार्केट तक उतने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाता है कि आपको ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट पर दिमाग नहीं लगाना है। स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप मार्केट के नीड को समझें, मार्केट का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको समझें, जो कस्टमर की ज़रूरत है उनको समझें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उतना सा ही प्रोडक्ट अभी मार्केट में पहले लॉन्च करें, या इतना सा ही प्रोडक्ट के साथ आप आगे बढ़ें जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, और उसमें गति डालने की कोशिश करें, उस पर रिसर्च करने की कोशिश करें। बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स खोल लेने से भी कोई फायदा नहीं होता, या बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत सारे आइडियाज या बहुत सारे प्रोडक्ट तो लॉन्च कर लिए, लेकिन क्या है कि आप उसे ठीक तरह से चला नहीं पा रहे हैं, या उसे ठीक तरह से रन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो है लेकिन सप्लाई चेन उस तरह का आपका है नहीं जिससे आप मार्केट में उन प्रोडक्ट तक को पहुंचा पा रहे हैं, उन प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा पा रहे हैं, या जो रिटेलर्स हैं उन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार क्या होता है कि बिजनेस शट डाउन होने लगती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब इसमें यह भी है कि जिससे स्थायी राजस्व उत्पन्न करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आपने 4 अलग अलग प्रोडक्ट पर पैसे लगाए हैं, आपने मार्केट में रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की है, या फिर थोड़ी बहुत की है। अब आपका जो प्रोडक्ट ज़्यादा अभी मार्केट के फ्लो में नहीं है, आपने उस प्रोडक्ट को बना तो लिया, लेकिन वो क्या है, स्टोर में पड़ा पड़ा रह रहा है, या फिर उस मार्केट में जो बिक्री है वो भी बहुत कम है उसकी। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट धीरे धीरे आपके स्टोरेज में जमा हो रहा है, क्योंकि उसकी बिक्री ही नहीं है। आपने बिना रिसर्च किए या ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उस प्रोडक्ट पर, और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, लेकिन इस समय हालात ये है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का फ्लो वैसा नहीं है, तो आपके पास वो एक तरह से स्टोर के रूप में वो जमा होता जाएगा, वो आपके स्टोरेज में जमा होते जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अभी रन ही नहीं कर रहा, या प्रोडक्ट की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जब ज़्यादा आवश्यकता है नहीं,
और आप उस चीज प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और आप प्राइमरी प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ताकि मेरा वो वेंचर या वो प्रोजेक्ट भी मार्केट में लॉन्च होता रहे या चलता रहे या उस प्रोजेक्ट को मैं मार्केट में देता रहूं, इसमें क्या है कि आप अपने प्राइमरी प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते। और प्राइमरी प्रोजेक्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप पैसा चारों अलग अलग प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं, आपका 2 प्रोजेक्ट बिक तो रहा है लेकिन 2 प्रोजेक्ट इतना नहीं बिक रहा है। इससे क्या होता है कि स्थायी राजस्व यानी जो पैसे का सर्कुलेशन होता है ना, जो बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए या बिजनेस में अच्छा फ्लो रखने के लिए जो राजस्व है उसकी कमी होने लगती है एक समय के बाद। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। यह पहला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा, यानी कि भारत में जो स्टार्टअप है उनमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई है। देखते हैं आगे। भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, यानी कि भारत में जो स्टार्टअप है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि भारत धीरे धीरे बिजनेस को ऊपर ले जा रहा है या फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें मेक इन इंडिया के तहत बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है। तो इस सिलसिले में इस क्रम में है कि बहुत सारे आज नए नए स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, और चूंकि बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं इस वजह से कंपटीशन भी बहुत हाई है। तो भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कई स्टार्टअप सीमित बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। अब चूंकि हर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट का मार्केट साइज है कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैपिटल है या मार्केट जो में हिस्सेदारी है वो इतना मात्रा है। अब चूंकि मार्केट में जो हिस्सेदारी है उसमें उस हिस्सेदारी में इतने सारे अलग अलग स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, और चूंकि जैसे सपोज कि एफएमसीजी का मार्केट है, मान लेते हैं उदाहरण तौर पर कि एफएमसीजी का मार्केट है और एफएमसीजी के मार्केट में इतने अलग अलग ब्रांड आज प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग ब्रांड प्ले कर रहे हैं तो सभी को अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है या सभी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको मार्केट में अपनी एक जगह, एक ब्रांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो चूंकि मार्केट में अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप बिजनेस हैं जिनके प्रोजेक्ट को मार्केट में स्पेस कम मिल रहा है। यानी कि अगर सपोज कि मार्केट का एरिया इतना बड़ा है, सपोज एक उदाहरण तौर पर समझाना चाहता हूं कि मार्केट का जो एक साइज है वो तो एक लेवल पर, एक लिमिट पर आकर फिक्स है कि ये लमसम इतनी खपत है भारतीय मार्केट में इस एफएमसीजी की। लेकिन उस एफएमसीजी में छोटे छोटे प्लेयर आज बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, और चूंकि वो स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं तो उन्हें भी मार्केट में जगह चाहिए होती है, और ऐसे में मार्केट की कशमकश जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि बड़े प्लेयर जो हैं वो भी मार्केट में एक बड़ा साइज अपना रखना चाहते हैं, अपनी जो वजूद है उसको बड़े पैमाने पर रखना चाहते हैं, और जो नए नए प्लेयर्स जो स्टार्टअप के साथ आ रहे हैं उनको भी उसी मार्केट की साइज में उनको भी जगह चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है कि जो स्टार्टअप बिजनेस होती है उनको अपने बिजनेस या ब्रांड को उस लेवल में खड़ा करने के लिए या मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप्स के लिए खुद को अलग करना और एक महत्वपूर्ण ग्राहक आधार हासिल करना मुश्किल बना सकती है। ऐसा जैसा कि पहले कहा मैंने कि यह तीव्र प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप्स के लिए, खासकर स्टार्टअप्स के लिए जो ऑलरेडी बूम कर चुके हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ब्रांड क्रिएट कर दिया, जिसके ब्रांड को कस्टमर्स जानते हैं, उनके लिए मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी या बड़ी भागीदारी पाना अब कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन खासकर जो स्टार्टअप है, जो अभी बूम नहीं किए हैं, जिनको बूम करना है या भविष्य में वो अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को मार्केट में एक बड़ी ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, वैसे कंडीशन में स्टार्टअप के लिए खुद को अलग करना, यानी कि अब कोई स्टार्टअप है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर एफएमसीजी को लिया है कि एफएमसीजी में आज बहुत सारे ब्रांड प्ले कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो स्टार्टअप लेवल के बिजनेस हैं उनको एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, और ब्रांड बिल्डिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ब्रांड के साथ उनको बिजनेस में एक भागीदारी बनानी पड़ती है मार्केट में। खासकर जो बड़े प्लेयर हैं, सपोज दैट कि जो भी बिजनेस में एफएमसीजी में सपोज दैट बड़े प्लेयर आज रन कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़ा सा मार्केट में हिस्सेदारी कैप्चर कर रखा है। अब जब तक स्टार्टअप जो है वो कुछ अलग अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं आएंगे या कुछ डिफरेंट आइडियाज़ के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, ऐसे में वो मार्केट में हिस्सेदारी बनाना उनके लिए फिर बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इस लाइन का यही मतलब हुआ कि यह तीव्र प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप के लिए खुद को अलग करना और एक महत्वपूर्ण ग्राहक आधार हासिल करना मुश्किल बना सकती है। महत्वपूर्ण ग्राहक आधार कब बनेगा? जब आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल या स्पेशल फीचर्स डालेंगे जो ऑलरेडी बिग ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं, या बिग ब्रांड से कुछ अलग थिंकिंग के साथ जब आप स्टार्टअप को ओपन किया है और उस प्रोडक्ट में आपने जो बिग ब्रांड नहीं दे पा रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट करने का सोचा है, कुछ अलग करने का सोचा है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक आधार हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको इवेंचुअली ये है कि कस्टमर के नीड को जानना जरूरी है, और ग्राहक आधार आप एक जो ग्राहक के साथ जो ब्रांड का ट्रस्ट होता है उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं? उसको आप तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आप स्टार्टअप में खुद को कुछ अलग या डिफरेंट कुछ आइडिया के साथ या कुछ डिफरेंट फीचर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करेंगे, और धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ता जाएगा, उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे स्वतः ही जो आपका कस्टमर का जो आधार जो है ना वो आप हासिल कर लेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि शोध का अभाव, यानी कि लोग सबसे पहले अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, और इस कारण क्या होता है कि वो वास्तव में अपने उत्पाद, बाजार और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में वास्तविक शोध करना भूल जाते हैं। सबसे पहला तो यह है कि जब आप स्टार्टअप को लॉन्च करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी उत्साह में हो जाते हैं कि मुझे अपना स्टार्टअप ओपन करना है या स्टार्टअप को लॉन्च करना है इस डेट पर। तो वो जिस प्रोडक्ट को लेकर स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं उस पर भी वो वास्तविक शोध नहीं कर पाते हैं, या फिर उस लेवल का जो उन्हें करना चाहिए शोध, वो शोध वो नहीं करते अपने प्रोडक्ट को लेकर। और साथ ही उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में भी वास्तविक शोध करना जरूरी होता है, वो शायद उसे भी नहीं कर पाते हैं या उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जो एक सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी आइडिया के साथ जब आप स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको सपोज दैट कि मार्केट में वो प्रोडक्ट है, अवेलेबल है, और आप भी उस तरह की कैटेगरी में
अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि उस कंपनी का प्रोडक्ट यानी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, उनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। अगर आप उस कमियों के बारे में शोध कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट एक जगह बना लेगा मार्केट में, एक स्थायी जगह बना लेगा, क्योंकि आपने कुछ जो प्रॉब्लम थी पहले की प्रोडक्ट में किसी और की कंपनी की, उसको आपने और बेहतर तरीके से ठीक किया और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया या उस आइडिया के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो ये जो तमाम बातें हैं कि आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको शोध करना यानी कि रिसर्च करना अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में भी। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको खुद के प्रोडक्ट के बारे में भी शोध करना है, और साथ ही आपके जो कंपटीटर हैं उनके बारे में भी आपको शोध करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा प्लेसमेंट दे सकें या फिर आप अपने प्रोडक्ट को और जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे और बेहतरीन उत्पाद कर सकें या उससे और बेहतरीन तरीके से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। उसमें जो खामियां हैं, जो पहले के प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, उसमें जो कुछ भी खामियां हैं उसमें आप कुछ और बेहतर तरीके से आएं, तब जाकर आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च अच्छे तरीके से होगा और मार्केट में ग्रो भी तेजी से करेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वे वास्तव में अपने उत्पाद, बाजार और सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में वास्तविक शोध करना भूल जाते हैं। किसी विचार या उत्पाद के बारे में सोचने के बाद वे सीधे लॉन्च के लिए कूद पड़ते हैं। अधिकांश स्टार्टअप की कमी यहीं पर है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आगे है जुनून की कमी। ज़्यादातर लोगों में वास्तविक जुनून नहीं होता है। वे या तो इसे सिर्फ पैसों के लिए करते हैं या वे इसे सिर्फ दूसरों को देखकर या दूसरों से प्रभावित होकर शुरू करते हैं। कई उद्यमी सफल स्टार्टअप की नकल कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं कि आज क्या हो रहा है कि स्टार्टअप में बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और वो अच्छा रन कर रहे हैं स्टार्टअप को, तो मुझे भी एक स्टार्टअप अब डाल ही देना चाहिए या स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए। ऐसी नकल करके अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इससे आप में जो एक्चुअल जुनून उस बिज़नेस को रन करने के लिए होना चाहिए उसकी कमी निश्चित होगी। क्योंकि आपने सिर्फ या तो पैसे के लिए किया है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए वो बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टअप डाला है। तो इससे क्या होगा कि आप उनका तो बिज़नेस करना पैशन है, यानी वो बिज़नेस करना चाहते हैं और वो बिज़नेस के लिए मोटिवेटेड हैं और बिज़नेस ही उनका जुनून है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। उनको देखकर अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में बिजनेस को या स्टार्टअप को ओपन कर रहे हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसे बिजनेस जब शुरू किए जाते हैं जिसमें कि आप किसी को देखकर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपके बिजनेस में वो जुनून दिखाई नहीं देता है और ऐसे में आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा या फिर स्टार्टअप जो है आपका बंद भी पड़ सकता है। तो एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं कि ज़्यादातर लोगों में वास्तविक जुनून नहीं होता है। वे या तो इसे सिर्फ पैसे के लिए करते हैं या वे इसे सिर्फ दूसरों को देखकर या दूसरों से प्रभावित होकर शुरू करते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया कि लोगों को देखकर या देखा देखी में बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में पैशन है, जुनून है, आप कुछ
हल करना चाहते हैं तब जाकर ही आप कोई स्टार्टअप शुरू करें, वरना किसी को देखकर बिजनेस की शुरुआत ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर देखा देखी में, जैसे कई उद्यमी सफल स्टार्टअप की नकल कर रहे हैं, जो कुछ आस पड़ोस में उन्होंने देखा कि उन्होंने स्टार्टअप डाला है और वो स्टार्टअप सफल है, लेकिन वो इसके पीछे जानना नहीं चाहते कि उनका जो स्टार्टअप है वो सफल क्यों है, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर, उस काम को लेकर पैशनेट हैं। वो कस्टमर की नीड को समझ रहे हैं, उनका बिजनेस करने में उनका मोटिवेशन है, या फिर उनमें वो जुनून है कि वो दिन रात एक करके अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं, और आपने उनको देखकर एक स्टार्टअप ओपन कर लिया। जाहिर सी बात है कि फिर आपने अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया, आप में वो जुनून नहीं है बिजनेस को लेकर, तो ऐसे कंडीशन में आपका बिजनेस बंद हो सकता है। आपका स्टार्टअप ओपन तो होगा लेकिन फिर बंद हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्टार्टअप चलाने के लिए जुनून और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य की आवश्यकता होती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। स्टार्टअप के लिए जुनून और ये दोनों वर्ड जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप चलाने के लिए जुनून और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य की आवश्यकता होती है। आप में पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस एक ही दिन में आपका ग्रो कर जाएगा ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होता है। आपको बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्य से इन चीज़ों को करना पड़ता है बिजनेस को, तभी जाकर आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। आप रातों रात अरबों रुपया कमाना चाहेंगे एक स्टार्टअप डालकर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको कई बार असफलता होगी, लेकिन अगर आप जुनून हैं, पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेकर, तो निश्चित रूप से आप उसमें लगातार काम करते रहेंगे और साथ ही धैर्य भी बनाए रखेंगे। तो इसमें ये पॉइंट में ये दोनों जो वर्ड हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप चलाने के लिए जुनून और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कई स्टार्टअप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अवास्तविक छूट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे कम मुनाफे पर अत्यधिक निवेश होता है। इस तरह के स्टार्टअप के घाटे में चलने की संभावना अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बंद करना पड़ेगा। अब आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिस्काउंट देना अच्छी बात है। आप अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग ट्रिक से डिस्काउंट दे रहे हैं, अच्छी बात है। इससे क्या है कि ग्राहक आपकी बिजनेस की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड ये डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, वैसा डिस्काउंट आप देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप कम मुनाफे पर अधिक निवेश होता है। जाहिर सी बात है कि आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और उसमें हैवी डिस्काउंट दिए हैं, जितना डिस्काउंट आपको शायद नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप कस्टमर को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि स्टार्टअप घाटे में चलने लगता है, क्योंकि आप जितना निवेश कर रहे हैं उस के अनुसार आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में स्टार्टअप घाटे में चलने लगते हैं, और इससे परिणाम स्वरूप जो है आपका स्टार्टअप बंद भी पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। अब इसके बाद आगे का पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए आगे है कि अधिकांश असफल स्टार्टअप में टिकाऊ बिजनेस मॉडल का अभाव है। कुछ स्टार्टअप के पास कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, यानी कि स्पष्ट विजन नहीं है। वे मुनाफे अगले साल के लिए टाल देते हैं। इस तरह के बिजनेस मॉडल लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं है। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि अधिकांशतः असफल स्टार्टअप में क्या चीज़ नहीं है, टिकाऊ बिजनेस मॉडल नहीं है। आप जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, उनके में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उनका बिजनेस मॉडल।
वही जो नए नए स्टार्टअप हैं उनमें कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, इस वजह से भी वो डाउनफॉल में जाते हैं। साथ ही है कि उनका कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, यानी कि उनका कोई स्पष्ट विजन नहीं है। किसी भी बिजनेस को जब आप रन कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस को जब आप डाल रहे हैं तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको एक गोल सेट करना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए इस बिजनेस को शुरू करना है, इस चीज की बेहतरी के लिए बिजनेस को शुरू करना है। तो कुल मिलाकर बात है कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए जब भी आप किसी स्टार्टअप को डाल रहे हैं या किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका विजन सेट होता है या विजन क्लियर होता है कि उन्हें अपनी बिजनेस को भविष्य में कितना बड़ा बनाना है। तो ये स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनका स्पष्ट कोई दृष्टिकोण नहीं होता, और अगर उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है जिन स्टार्टअप के साथ, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। अब वे मुनाफे अगले साल के लिए टाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो पहला साल है, दूसरा साल है, हम इतना अभी ग्रो करने के लिए हम मुनाफा नहीं लेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि अवास्तविक रूप से आप डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजनेस में आए या हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो अवास्तविकता रूप में कई बार आप डिस्काउंट देते हैं अपने ग्राहक को अपनी बिजनेस की तरफ लुभाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की तरफ लुभाने के लिए, और इस वजह से कई बार क्या होता है कि वो मुनाफे अगले साल के लिए टाल देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम पैसा कब अर्न कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर हम मुनाफा में आ जाएंगे। तो ऐसे तरह के बिजनेस मॉडल लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं है, यानी कि वो ऐसे तरह के बिजनेस ज़्यादा दिन रन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको फिर पैसों की भी कमी होने लगती है, क्योंकि आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, आपका प्रॉपर विजन नहीं है, आपको अपने बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, कितना बड़ा बनाना है। और चूंकि जब आमदनी ही नहीं हो रही है, मुनाफा ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे बिजनेस आपका बैठने लगता है, या फिर धीरे धीरे वो भी हो सकता है कि आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। इसलिए स्टार्टअप चलाने वाले लोगों को इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोशिश करके अपने बिजनेस को हमेशा मुनाफे में रखना चाहिए, और साथ ही एक स्पष्ट विजन रखना चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी को किस ओर ले जाना है, कितना बड़ा बनाना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि कुछ सेक्टर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप आज बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में खुल रहे हैं और कई खुल चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जीवित रहने के लिए ये बहुत अधिक है। अगर मार्केट जितना बड़ा है उसके अनुसार से जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप है उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे में भी कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस किल होने लगता है या आपका बिजनेस डाउन होने लगता है। इसलिए भारत में ज़्यादातर फूड डिलीवरी स्टार्टअप घाटे में चले गए, क्योंकि कस्टमर इतने हैं नहीं, और कस्टमर जितने हैं उसके अनुसार जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो ओपन हुए हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जब मात्रा फूड डिलीवरी स्टार्टअप की बहुत ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसे फिर में स्टार्टअप फिर घाटे में चलने लगते हैं, क्योंकि वो अगेन ये है कि अवास्तविक डिस्काउंट देने लगते हैं। तो क्योंकि अपने बिजनेस को उनको रन करना है या उनके अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना है, तो वो घाटे में चलने लगते हैं अधिकतर डिस्काउंट देने की वजह से। तो इस पॉइंट में यही है कि कुछ सेक्टर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भीड़ भाड़ से मतलब है कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाने के बाद, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के बाद, देखिए आपको ये भी समझना होगा कि आप मार्केट को भी समझना होगा। मार्केट को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका मार्केट का साइज कितना बड़ा है।
अगर मार्केट का साइज बहुत बड़ा है उस प्रोडक्ट को लेकर जो आप लेकर लॉन्च किए हुए हैं, तो उस तरह के स्टार्टअप आपके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब जिस तरह के स्टार्टअप में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है, यानी कि इस तरह के सपोजेड कि फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रन कर रहे हैं भारत में, तो आपको एक ये भी समझना होगा कि कस्टमर की मात्रा कितनी है, और अगर कस्टमर की मात्रा जितनी है उसके अनुपात में फूड डिलीवरी स्टार्टअप बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, तो ऐसे में भी जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप हैं उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल रहता है, और इसलिए भारत में ज़्यादातर फूड डिलीवरी स्टार्टअप घाटे में चले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अन्य देशों के स्टार्टअप के विपरीत, यानी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप वेंचर कैपिटल के माध्यम से बहुत सारे निवेश आकर्षित कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप रन करते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्टअप जो है ना वेंचर कैपिटल मतलब पैसे रेज करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी निवेश की कमी की तरह बहुत अधिक निवेश भी एक समस्या होती है। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे रेज करने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि आप अपनी बिजनेस को अच्छा करने के लिए बहुत अधिक निवेश भी लेने लगते हैं, तो ऐसे में भी ये एक स्टार्टअप के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि तब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो घट सकती है, आपकी जो उत्पादकता है ना वो घट जाएगी, क्योंकि आपने तो अलग अलग वेंचर कैपिटल से पैसे उठा लिए हैं, आपने बहुत सारे फंड्स रेज कर लिए हैं, तो आप कंपनी को पर जो फैसला होगा किसी भी चीज़ का उसमें भी आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत समस्या हो सकती है। तो इसमें इस पॉइंट में यही है कि भारतीय स्टार्टअप वेंचर के माध्यम से बहुत सारे निवेश आकर्षित कर रहे हैं। कभी कभी निवेश की कमी की तरफ बहुत अधिक निवेश करना भी एक समस्या होती है। बहुत ज़्यादा निवेश को भी एक लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि आप कई बार फंड रेजिंग के दरमियान में आपका अगर बिजनेस का मॉडल ठीक ठाक है तो कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे फंड्स जो है ना मिल जाते हैं, और फंड का एक लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फंड रेज करेंगे वो भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए निवेश को एक लिमिट में करके रखने की ज़रूरत है, खासकर स्टार्टअप बिजनेस मॉडल को लेकर। अत्यधिक धन से उत्पादकता घट सकती है कि उसमें जो फिर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि आप अगर अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करने चाह रहे हैं या उसके मॉडल में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ निवेश कर रहे हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटल को आपके थ्रू आप फंडिंग रेज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि उनकी भी इक्विटी होगी, और उनकी इक्विटी होने के कारण आपको समस्या ये हो जाती है कि आप कई बार क्या होता है कि कुछ फैसले होते हैं जो पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं, या फिर जो कंपनी के बेनिफिट के लिए होता है, तो वो फैसले भी आप ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं। ऐसे में कंपनी की प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। खासकर ये स्टार्टअप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फंड रेजिंग को लेकर बहुत सोच समझकर फंड रेजिंग करें, और फंड रेजिंग की जितनी आवश्यकता है उतना ही फंड रेजिंग करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वहीं कुछ स्टार्टअप निवेश आकर्षित करने में असमर्थ रहे और असफल रहे। अब इसमें है कि कुछ स्टार्टअप तो हैं कि जिन्होंने बहुत सारे निवेश आकर्षित कर लिए और उनको ढेर सारा पैसा आ गया, और बहुत सारे पैसे निवेश करने के कारण उनकी उत्पादकता जो है वो घट गई। अब
इसमें एक विपरीत ये भी है कि वहीं कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो निवेश आकर्षित करने में असमर्थ रहे, यानी कि वो निवेश जो है नहीं ले पाए या वो पैसे रिफंड रेज नहीं कर पाए। उन्होंने कोशिश किया कि हम फंड रेज करेंगे, लेकिन वो फंड रेज नहीं कर पाए, और ऐसे कंडीशन में कई बार पैसों की कमी हो जाने की वजह से भी वो असफल हो जाते हैं या उनका बिजनेस जो है असफल हो जाता है, स्टार्टअप असफल हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कुछ स्टार्टअप अपने कार्यों को पहले छोटे पैमाने पर परीक्षण किए बिना बड़े पैमाने पर लागू करने के कारण विफल हो जाते हैं। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कई बार क्या सोचते हैं कि मैं कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, लेकिन अब उसके लिए क्या है कि पैसे की जरूरत है, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को पहले छोटे पैमाने पर परीक्षण कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कस्टमर का फीडबैक लिए बिना आप अगर किसी प्रोडक्ट को बहुत बड़े पैमाने पर लागू करेंगे या किसी बिजनेस में कोई तरीका है, कोई मॉडल आप नया सजेस्ट कर रहे हैं और उस मॉडल के तहत जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप छोटे पैमाने पर तो आपने इसे परीक्षण नहीं किया, लेकिन आप इसे बड़े पैमाने पर डायरेक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। तो खासकर स्टार्टअप जो होते हैं बिजनेस, उसमें स्टार्टअप बिजनेस में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई बार आप खुद ये सोच लेते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स देगा, लेकिन आपको जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो उसके विपरीत मिलता है, यानी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कस्टमर से अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन जाने लगता है, ग्राफ जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना जरूरी होता है कि जब आप स्टार्टअप लेवल के बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पहले किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले छोटे पैमाने पर परीक्षण कर लेना जरूरी होता है। छोटे पैमाने पर परीक्षण कर लें और उसके बाद ही बड़े पैमाने पर लागू करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है या बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है वाई आर मेनी स्टार्टअप्स फेलिंग इन इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, इसके बाद आता है कि वेंचर कैपिटल कंपनियां अधिकतम लाभ कमाने के लिए स्टार्टअप पर दबाव डालती हैं। इससे अनावश्यक तनाव बढ़ रहा है और स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेंचर कैपिटल कंपनियां आपको फंड देती है, तो आप उनसे फंड रेज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है वो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है आपकी कंपनी से। तो ऐसे में क्या है कि वो आप पर प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं कि आपकी कंपनी से मुनाफा कम हो रहा है, और चूंकि मुनाफा को बढ़ाना है आपको अपनी कंपनी में, तो ऐसे में आप कई बार क्या है कि कुछ अलग तरह का मॉडल क्रिएट कर लेते हैं या फिर कुछ बिजनेस में चेंजेस कर लेते हैं कि ताकि अधिक लाभ हो। और कई बार आप कुछ बिजनेस को लेकर कुछ ऐसे भी फैसले कर लेते हैं जो आपके कंपनी को लेकर हितकारी नहीं है, क्योंकि वेंचर कैपिटल कंपनी से आपने फंड रेज किया हुआ है और आपको वो पैसे रिटर्न करने हैं। तो और चूंकि वेंचर कैपिटल कंपनियां जब पैसा देती हैं तो उनको लगता है कि इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मुझे मिले। तो अपने जगह पर वो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा मात्रा में फंड रेज आपने कर लिया है तो ऐसे में क्या होता है कि आपके स्टार्टअप पर जो बिजनेस है उस पर अनावश्यक दबाव पड़ने लगता है। और ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप बंद पड़ने लगते हैं, चूंकि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जो आपको करना चाहिए, आपको अपने बिजनेस को
और ऊपर ले जाने के लिए आप उसमें समय नहीं दे पाते, या फिर चाहे आपको कई बार क्या होता है कि अपने कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने के लिए आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके कंपनी के लिए हितकारी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये होता है कि आपकी जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अधिकांश असफल स्टार्टअप युवाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं जिनके पास उस क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी होती है। अब इसमें है कि अधिकांश असफल स्टार्टअप युवाओं द्वारा, यूथ के द्वारा इन द सेंस है कि ऐसे यूथ जो किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे एक स्टार्टअप लॉन्च करना है या एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उन्हें उस फील्ड के बारे में विशेषज्ञता नहीं है। जैसे सपोज किसी व्यक्ति ने 5 साल 10 साल या 15 साल का अनुभव कंपनी में लिया है, तो उन्हें कंपनी का वर्क कल्चर, एथिक्स या जो प्रोफेशनल लाइफ होता है या प्रोफेशनल तरीके होते हैं कि या कंपनी का जो एनवायरनमेंट होता है, उन्हें उसके बारे में पता होता है। कई बार क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में या उस तरह के काम का उनका अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो युवा जो उस फील्ड में काम नहीं किए हुए हैं, यानी उस फील्ड में जिनका एक्सपर्टीज नहीं है या उस फील्ड में जिन्होंने नॉलेज नहीं गेन किया है, अगर वैसे युवा बिजनेस में कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ऐसे केसेस में भी स्टार्टअप को फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए युवा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे युवा हैं जो बिजनेस को शुरू किए हुए हैं और उन्होंने बिजनेस को अच्छी तरह से रन किया है, अच्छी तरह से चलाया है, लेकिन इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो असफल हैं, जो युवाओं के द्वारा शुरू किए गए हैं। और उसमें ये होता है कि वो बिजनेस करना तो चाहते हैं, बिजनेस के लिए मोटिवेटेड भी होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्हें उस फील्ड की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले उस फील्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए या अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप स्टार्टअप डाल रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप कंपनी के वर्क कल्चर से लेकर कंपनी के एनवायरनमेंट से लेकर हर चीज़ प्रोफेशनल रूप से आपको वो नॉलेज होगी, या फिर आपको जो उस फील्ड के बारे में अच्छी ज्ञान होगा या अच्छा नॉलेज होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी कंपनी को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आप उसकी विशेषज्ञता रखें, उस नॉलेज रखें, तब जाकर अगर आप शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस को तो आप अपने बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद आता है कि समय एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। कुछ विचार भविष्य में सफल हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए हैं, यानी लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट शायद फ्यूचर के लिए बेहतरीन होगा, या फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो वो बूम कर सकता है या वो बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट के साथ अभी लॉन्च किया है तो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का अभी समय नहीं है लॉन्च करने का। यानी कि कई बार क्या होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ आप मार्केट में आ जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या मार्केट में उस चीज़ की उतनी खपत नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार क्या होता है कि जो स्टार्टअप होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं या फिर वो शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके विचार अच्छे हैं जो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको फाइनली जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेचना है, और आपको ध्यान ये रखना होगा कि इस वक्त क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है या क्या प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त मार्केट में ज़्यादा खपत है उसकी। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी बिजनेस में अपना सिक्का जमाना चाहिए कि आप अच्छे विचार के साथ भविष्य की चीज़ों को ला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये है कि भविष्य में ये सफल हो सकते हैं। भविष्य में जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप, जैसे कि पहले कहा मैंने कि फ्यूचरिस्टिक हैं,
तो वो प्रोजेक्ट भविष्य में तो सफल हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त उसका सही टाइम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो जाते हैं। देखिए, इसके बाद आता है कि कुछ स्टार्टअप मार्केटिंग में विफल हैं, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट कैसे है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का बिक्री कैसे होता है उसकी सेल्स टीम पर निर्भर करता है कि उसकी सेल्स टीम कितनी स्ट्रांग है। कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में आ रहा है तो उसका सेल्स पिचिंग कितना बेहतर है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, टाटा नैनो कार जब आई थी तो उसका सेल्स पिचिंग ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या आया कि लकटकिया कार, लकटकिया कार, लकटकिया कार, यानी लोगों को लगा कि ये कार सस्ती है। अब इसमें एक पहलू ये है कि मैं उदाहरण के तौर पर देकर समझाना चाहता हूं कि जैसे भारत में हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके लिए कार खरीदना एक प्राउड की बात होती है कि हमारे दरवाजे पर कार है। ये मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ, ऐसे परिवार नहीं जो बहुत पैसे वाले हैं या वैसे लोगों की बात नहीं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ी के साथ चलते हैं या बहुत महंगी महंगी कारों के साथ चलते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ जिनके लिए कार खरीदना एक गर्व की बात है या प्राइड की बात है। अब ऐसे कंडीशन में उनके लिए कार खरीदना तो प्राइड की बात थी, और ऐसे कंडीशन में जो टाटा नैनो की जो सेल्स टीम थी उन्होंने पिचिंग किया कि ये लकटकिया कार है, सस्ती कार ले लो, सस्ती कार ले लो, लकटकिया कार है ये। तो वो जो पिचिंग थी ना, वो पिचिंग एक्चुअली में गलत थी। बाकी रतन टाटा देश के इतने सफलतम बिजनेसमैन में से एक हैं, देश के दुनिया में वो एक सफलतम बिजनेसमैन में से एक हैं। तो उनका विजन बहुत ही स्ट्रांग था। उन्होंने ये कमर टूट जाती है इतने कम दामों में कार को लॉन्च करने में। तो रतन टाटा जी का तो जितना तारीफ किया जाए उतना कम है इस कार को लेके कि उन्होंने इतने सस्ते दाम में, इतने कम दाम में कार लॉन्च करने की सोची। लेकिन इसमें गलती जो सबसे बड़ी हुई थी वो सेल्स टीम के द्वारा हुई थी, या सेल्स पिचिंग में गलती हुई थी कि टाटा नैनो को उन्होंने लकटकिया या कम दामी कार या कम दाम की कार को कह दिया। इससे जैसे हमारे भारत में जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो इसे इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि वो कार अगर खरीदते तो वो कार उनके लिए गर्व की बात नहीं थी, क्योंकि वो उसको इस तरह से दिखाया गया था, इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया था कि वो कम दामी कार है या कम दाम की कार है। कम दाम की कार जो है वो सबसे बड़ी उसकी एक फॉल्ट बनी जो उसकी सेल्स पिचिंग में थी। इस वजह से जो टाटा नैनो है वो असफल रही। देखिए, इसके बाद आता है कि नवीनता का अभाव, यानी कि बदलते समय के साथ आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करने की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार आप क्या है कि कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नवीनता नहीं है, या फिर बिजनेस में कई बार आप एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार होता है कि बिजनेस आपकी बंद पड़ सकती है या वो डिग्रेड हो सकती है, घट सकती है, बिजनेस में फॉल हो सकता है। तो नवीनता पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बदलते दौर में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस हो रही है और आपको अपने बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमेशा समय के साथ इम्प्रूव करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी में और एडवांस उसको बढ़ाते रहना चाहिए, या फिर अपने बिजनेस में जो चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज दैट सॉफ्टवेयर है या जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हैं या मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, डे बाय डे एडवांसमेंट हो रही है। तो समय के साथ आपको भी अपनी कंपनी में चेंजेस करने होंगे, अपने कंपनी में एडवांसमेंट करने होंगे। तो नवीनता बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। देखिए, इसके बाद आता है कि प्रतिस्पर्धी की क्षमता को कम आंकना बहुत जोखिम भरा है। उदाहरण के लिए ऑटो ऑन कैब और कुछ अन्य टैक्सी और ऑटो इकाइयों ने अपने प्रतिस्पर्धी उबर को कमतर आंका।
अपने प्रतिस्पर्धी को कम आंकना ये बिजनेस में सबसे बड़ी भूल होती है। आप अपने कंपटीटर को कम कभी मत आंकिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका कंपटीटर है, अगर वो कहीं अपने बिजनेस के किसी मॉडल में फॉल्ट है उनका, तो अगर आप उसी तरह के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उस तरह के फॉल्ट ना करें या उस तरह के फॉल्ट भविष्य में ना हो, ताकि आपका बिजनेस में जो कंपटीटर है आप उसको दबा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रतिस्पर्धी की क्षमता को कम आंकना बहुत बड़ा जोखिम भरा है। प्रतिस्पर्धी की क्षमता को कभी भी कम करके मत आंकिए। उन्हें इस तरीके से देखिए कि वो मेरा टफ कंपटीटर है, कि वो मुझे टफ कंपटीशन दे सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने प्रतिस्पर्धी को कम तर करके आंका है तो आप हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में उनसे नीचे जा सकते हैं और वो इस बिजनेस में तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो अपने प्रतिस्पर्धी को कम तर आंकना नहीं चाहिए। ये भी एक मुख्य कारण है जो कि भारत में बहुत सारे स्टार्टअप जो फेल हो रहे हैं उसका रीजन है। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे पॉइंट हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।